नमस्ते। आज हम सब मिलकर पर्यावरण की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। बात करेंगे कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों की, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जो बड़ी-बड़ी ग्लोबल चुनौतियां हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इन सब में भारत कहाँ खड़ा है। तो आगे का सफर कैसा रहेगा? देखिए, इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि जिंदगी का पूरा सिस्टम चलता कैसे है। फिर देखेंगे कि ये जो जीवन का जाल है, ये खतरे में क्यों है। उसके बाद हमारे प्लेनेट पर जो संकट मंडरा रहे हैं, उन पर नजर डालेंगे। और आखिरी में जरा भारत का रिपोर्ट कार्ड भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी समस्या के बारे में बात करने से पहले ये समझना तो ज़रूरी है ना कि वो सिस्टम काम कैसे करता है। तो पहले समझते हैं हमारे पर्यावरण की ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सबसे पहले आता है एक शब्द, इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी। बड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये ग्रीक के 2 शब्दों से बना है, ओइकोस जिसका मतलब है घर और लोगोस मतलब पढ़ाई। इसे मशहूर बनाया अर्नस्ट हैकेल ने। तो कुल मिलाकर ये हमारे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी की ही पढ़ाई है। अब जरा हमारे आसपास की हवा की बनावट को देखिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पता है कितनी है? सिर्फ 0.036%। सुनने में लगता है जैसे कुछ भी नहीं, है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी सी मात्रा ही हमारे पूरे मौसम को कंट्रोल करती है। इससे पता चलता है कि नेचर का बैलेंस कितना कितना ज्यादा नाजुक है। अच्छा, अब आते हैं लिंडमैन के 10% वाले नियम पर। यह बड़ा दिलचस्प है। यह बताता है कि फूड चेन में एनर्जी कैसे एक से दूसरे तक जाती है। सोचिए, पौधों ने सूरज से 100% एनर्जी ली। जब एक शाकाहारी जानवर उन पौधों को खाता है तो उससे सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है। बाकी 90% गर्मी बनकर उड़ जाती है। और जब कोई मांसाहारी उस शाकाहारी को खाता है तो उसे उस 100% का सिर्फ 1% मिलता है। इसीलिए तो फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि टॉप पर बैठे जानवर के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तो एनर्जी कैसे काम करती है ये तो समझ लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी एनर्जी को इस्तेमाल करती है, यानी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की। देखिए, ये सिर्फ अलग अलग तरह के पेड़ पौधों और जानवरों की लिस्ट नहीं है। असल में ये जिंदगी का वो घना बुना हुआ जाल है जिसकी वजह से ही हमारी ये पृथ्वी रहने लायक है। तो इस खूबसूरत जाल को खतरा किससे है? एनवायरनमेंट की दुनिया में इसे द ईविल क्वार्टेट या 4 बड़े दुश्मन भी कहते हैं। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है जानवरों के घरों का उजड़ना। दूसरा, उनका जरूरत से ज्यादा शिकार होना। तीसरा है प्रदूषण और चौथा क्लाइमेट चेंज। प्रदूषण में एक बहुत खतरनाक चीज होती है बायोमैग्निफिकेशन। मतलब जैसे DDT जैसा कोई जहर पानी में गया, उसे छोटी मछली ने खाया, फिर बड़ी ने, और ये जहर हर लेवल पर और भी ज्यादा जहरीला होता जाता है। अच्छा, तो इन खतरों से निपटने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है इन सीटू, मतलब जहां है वहीं बचाओ, जैसे नेशनल पार्क या सैंक्चुरी बनाकर जानवरों को उनके अपने ही घर में सुरक्षा देना। और दूसरा तरीका है एक्स सीटू, मतलब घर के बाहर बचाओ। इसमें हम जानवरों को जू या उनके जीन्स को जीन बैंक में सुरक्षित रखते हैं। ये एक तरह की जेनेटिक लाइफ बोट है, ताकि अगर जंगल में सब खत्म हो जाए तो भी वो प्रजाति बची रहे। और पता है, इस पूरी कहानी में भारत का रोल बहुत बहुत बड़ा है। दुनिया में सिर्फ 18 देश ऐसे हैं जिन्हें मेगा डाइवर्स कहा जाता है, और भारत उनमें से एक है। इतना ही नहीं, दुनिया के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 तो हमारे ही देश में हैं। मतलब साफ है, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। चलिए, अब थोड़ा ऊपर देखते हैं, हमारे वायुमंडल की तरफ। यहां हम 2 कहानियां देखेंगे। एक कहानी है उम्मीद की, एक ऐसी सफलता की जहां पूरी दुनिया एक साथ आई। और दूसरी कहानी है एक ऐसी चुनौती की जिससे हम आज भी जूझ रहे हैं। पहली कहानी है ओजोन लेयर की। ये वाकई एक सक्सेस स्टोरी है। सोचिए, 1985 में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में एक बड़ा छेद हो गया है। और उसके सिर्फ 2 साल के अंदर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत पूरी दुनिया उन खतरनाक केमिकल्स को बैन करने के लिए राजी हो गई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब विज्ञान सही रास्ता दिखाए और दुनिया भर के देश साथ आ जाएं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन दूसरी कहानी इतनी आसान नहीं है। वो है क्लाइमेट चेंज की। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 415 ppm। ये हवा में CO2 की आज की मात्रा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये सिर्फ 278 ppm थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि 350 ppm एक सेफ लिमिट है। हम उस लिमिट को कब का पार कर चुके हैं। अब इस चुनौती से निपटने के लिए दुनिया में 2 बड़ी कोशिशें की। पहला था क्योटो प्रोटोकॉल। इसका तरीका था टॉप डाउन, मतलब कुछ अमीर देशों पर कानूनी तौर पर टारगेट थोप दिए गए। ये ज्यादा चला नहीं,
फिर आया पेरिस एग्रीमेंट। इसका तरीका था बॉटम अप। इसमें हर देश ने खुद आगे आकर अपनी अपनी जिम्मेदारी तय की। ये तरीका ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हर देश अपना वादा कितनी ईमानदारी से निभाता है। तो चलिए अब दुनिया से घूमकर वापस अपने देश भारत पर आते हैं और जरा देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हमारे कानून क्या कहते हैं, हमारे जंगलों का क्या हाल है और हम अपने जानवरों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। भारत के पास पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत मजबूत कानून है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। अम्ब्रेला यानी छाता। क्यों? क्योंकि जैसे एक छाता हमें बारिश से बचाता है, वैसे ही ये एक अकेला कानून पानी, हवा, जंगल, हर तरह के पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को अपने दायरे में ले लेता है। अब अगर हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखें तो एक मिली-जुली तस्वीर सामने आती है। अच्छी खबर यह है कि देश का कुल फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। हमारे जो मैंग्रोव जंगल हैं, जो समुद्र किनारे एक दीवार की तरह हमें तूफानों से बचाते हैं, उनमें कमी आई है और ये वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम देखें कि हरियाली बढ़ाने में कौन से राज्य सबसे आगे रहे, तो इसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा का नाम आता है। ये दिखाता है कि अगर राज्य स्तर पर सही कोशिशें हों तो नतीजे दिखते हैं। और अब भारत की एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिस पर हम सभी को गर्व है, 2967। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये भारत में बाघों की आबादी है। दुनिया के लगभग 70% बाघ हमारे पास हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर की शानदार कामयाबी है। देखिए, बाघ को अम्ब्रेला स्पीशीज कहते हैं। मतलब अगर आप बाघ को बचाते हैं तो उसके नीचे आने वाला पूरा का पूरा जंगल और उसमें रहने वाले हजारों जीव जंतु अपने आप बच जाते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सवाल ये है कि क्या आर्थिक तरक्की और पर्यावरण का संरक्षण, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन सकते हैं? क्या हम इन्हें एक दूसरे का दुश्मन मानने के बजाय एक दूसरे का साथी बना सकते हैं? हमारा आने वाला कल शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। आज भारत को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, सिर्फ एक नक्शे की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते किरदार की तरह। और इस किरदार की कहानी कौन सुनाएगा? खुद इसकी जमीन, इसके पहाड़, इसकी नदियां। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी देश का नक्शा ही उसकी जीवनी हो सकता है? मतलब क्या ये मुमकिन है कि किसी देश की असली पहचान, उसका असली कैरेक्टर, उसकी जमीन की बनावट में, उसके पहाड़ों की ऊंचाई में या फिर नदियों के बहाव में छिपा हो? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा ये सफ़र कैसा होगा? हम भारत के 4 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे हिमालय के बर्फीले मुकुट से, फिर उतरेंगे उन उपजाऊ मैदानों में जो देश का पेट भरते हैं। इसके बाद हम भारत की सबसे पुरानी, सबसे मजबूत चट्टानी नींव को समझेंगे और आखिर में समुद्र को छूती इसकी बाहों यानी तटीय इलाकों और द्वीपों तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा भारत के जीते जागते मुकुट यानी हिमालय के साथ। पता है, ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक जिंदा शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आज भी बढ़ रही है और हमें जीवन दे रही है। अच्छा, हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन यानी युवा वलित पर्वत क्यों कहते हैं? देखिए, वलित का मतलब है फोल्ड होना, मुड़ना। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले जहां आज माउंट एवरेस्ट खड़ा है, वहां टेथिस नाम का एक समंदर हुआ करता था। फिर क्या हुआ? इंडियन प्लेट आकर यूरेशियन प्लेट से टकराई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि समंदर का तल बिल्कुल किसी कालीन की तरह दोनों तरफ से दबकर ऊपर उठ गया। और युवा क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकली देखा जाए तो ये आज भी जवान है, इसकी ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। हिमालय का रोल भारत के लिए कह सकते हैं डबल रोल है। एक तरफ तो ये हमारा रक्षक है, एक बॉडीगार्ड की तरह। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है, वरना यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती। और दूसरी तरफ ये जीवन दाता भी है। ये मानसूनी हवाओं को रोककर खूब बारिश करवाता है और हमारी सबसे जरूरी नदियां गंगा और यमुना वहीं से तो निकलती हैं। अब एक मजेदार बात, हिमालय असल में कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये तो नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली 4 पैरेलल लेयर्स हैं, एक के पीछे एक। सबसे पीछे है ठंडा रेगिस्तान, ट्रांस हिमालय। फिर आती है दुनिया की छत यानी महान हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां। उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे हिल स्टेशंस वाला इलाका मध्य हिमालय। और सबसे आगे है सबसे नई और कह सकते हैं सबसे नाजुक लेयर शिवालिक। और ये महान हिमालय कितना विशाल है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट लगभग 8,848 मीटर। सोचिए, करीब 9 किलोमीटर सीधा आसमान में, और ये इसी महान हिमालय का हिस्सा है। तो चलिए अब हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं देश के उपजाऊ दिल की तरफ, यानी हमारे उत्तरी मैदान। ये वो विशाल सपाट इलाका है जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद हिमालय से निकली नदियों ने अपने हाथों से बनाया है। इनके बनने की कहानी लाखों साल लंबी है, पर इसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? एक तरफ हिमालय ऊपर उठ रहा था, दूसरी तरफ पुराना पठार था, और बीच में बन गई एक बहुत बड़ी गहरी खाई। दूसरा स्टेप, हिमालय से निकलने वाली नदियां लाखों साल तक अपने साथ लाई मिट्टी, गाद, सब कुछ इस खाई में भरती रहीं। और फाइनली तीसरा स्टेप, वो खाई पूरी तरह भर गई और बन गए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक। अब ये मैदान हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, इसका अंदाज़ा इस एक आंकड़े से लगाइए। हमारे देश की करीब करीब 40% आबादी, सोचिए 40% लोग सिर्फ इसी मैदानी इलाके में रहते हैं। ये अपने आप में इस ज़मीन की ज़बरदस्त ताकत का सबूत है। और यही वजह है कि इन मैदानों को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं बल्कि भारत का अन्न भंडार या इंडिया का ब्रेड बास्केट कहते हैं। यही वो ज़मीन है जो देश के करोड़ों लोगों का पेट भरती है। चलिए अब चलते हैं भारत की प्राचीन नींव की तरफ। ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, जहां हिमालय एकदम युवा और बेचैन है। वहीं ये पठार भारत का सबसे पुराना, सबसे शांत और सबसे मजबूत हिस्सा है। इसी के ऊपर बाकी का भारत टिका हुआ है। अब ये कितना पुराना है ये जानकर हैरानी होगी। इसका जन्म उस जमाने में हुआ था जब सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड टूट रहा था। हिमालय तो इसके मुकाबले कल का बच्चा है, उसका बनना तो लाखों साल बाद शुरू हुआ। तो कह सकते हैं कि ये पठार हमारी जमीन का सबसे बुजुर्ग, सबसे अनुभवी हिस्सा है। इस पठार का एक सिंपल सा रूल है, इसकी ढलान जनरल स्लोप जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर। इसीलिए आप देखेंगे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी नदियां पूरब की तरफ ही बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन यहीं पर एक मजेदार पहेली सामने आती है। अगर पूरे पठार का ढलान पूरब की ओर है, तो फिर 2 बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती ये नियम क्यों तोड़ती हैं? ये उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में क्यों गिरती हैं? और इस पहेली का जवाब है एक शब्द में, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। असल में नर्मदा और ताप्ती पठार की सतह पर नहीं बह रहीं, वो जमीन में बनी बहुत गहरी दरारों के अंदर बहती हैं, और कुदरती तौर पर इन दरारों का ढलान पश्चिम की ओर है, तो नदियां बस अपना रास्ता पकड़ लेती हैं। तो चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भारत के किनारों की ओर, यानी इसके कोस्टल एरिया और इसके 2 एक दूसरे से बिल्कुल अलग द्वीप समूहों की तरफ। भारत के दोनों समुद्री किनारे एक जैसे नहीं हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो काफी संकरा और चट्टानी है, इसीलिए मुंबई, गोवा जैसे नेचुरल पोर्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न कोस्ट है वो चौड़ा और समतल है। क्यों? क्योंकि नदियां यहाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जिससे ये इलाका खेती के लिए बहुत उपजाऊ हो जाता है। और ठीक ऐसा ही फर्क हमारे दोनों आइलैंड ग्रुप्स में भी है। अंडमान और निकोबार की कहानी क्या है? वो असल में समंदर में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं। जी हाँ, हिमालय की ही एक्सटेंशन। यहाँ तक कि वहाँ एक एक्टिव ज्वालामुखी भी है। और दूसरी तरफ है लक्षद्वीप, जो कोरल से बना है, यानी छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बना एक नाजुक सा इकोसिस्टम। तो इस पूरे सफर से हमने क्या समझा? यही कि भारत का भूगोल कोई ठहरी हुई, रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो एक चलती हुई कहानी है। हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है, नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं, जमीन लगातार बन बिगड़ रही है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस जमीन की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, और उस चैप्टर को लिखने में हमारा यानी इंसानों का क्या रोल होगा? क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, पर चलिए आज इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए
क्या हो अगर हमारी अपनी पृथ्वी को ही तेज बुखार हो जाए? और ये कोई मामूली बुखार नहीं है, ये किसी वायरस की वजह से नहीं, बल्कि एक अदृश्य कंबल की वजह से हुआ है। एक ऐसा कंबल जिससे हम इंसान पिछली 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से लगातार मोटा करते जा रहे हैं। तो चलिए एक डॉक्टर की तरह इस बुखार की वजह जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं और इसकी असली जड़ कहाँ छिपी है। देखिए, इस बुखार की असली जड़ है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। असल में ये कुदरती प्रक्रिया है, एक जरूरी कंबल की तरह जो सूरज की गर्मी को कैद करके हमारी पृथ्वी को इतना गर्म रखता है कि यहां जीवन पनप सके। सच तो ये है कि इसके बिना हमारी पृथ्वी एक बर्फीला गोला होती। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब हमारी गतिविधियों ने इस कुदरती कंबल को जरूरत से ज्यादा मोटा बनाना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि ये कंबल आखिर कितना मोटा हो गया है। और ये आंकड़े सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल करीब 278 पार्ट्स पर मिलियन था। 1950 आते आते ये बढ़कर 315 हो गया और आज ये 415 को भी पार कर चुका है। ये जो तेजी से बढ़ोतरी हुई है ना, यही हमारे प्लैनेट के बढ़ते बुखार का सबसे बड़ा सबूत है। और देखिए, ये बढ़ता हुआ तापमान सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, ये तो जीवन की उस नाजुक और जटिल ताने बाने को छेड़ रहा है जिसमें हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम सब भी उसी का हिस्सा है। इस ताने बाने को समझने के लिए लिंडमैन का 10% का नियम बड़ा दिलचस्प है। ये बताता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे जाती है। जैसे मान लीजिए घास में 1000 कैलोरी हैं, तो उसे खाने वाली बकरी को सिर्फ 100 कैलोरी ही मिलेगी, और फिर उस बकरी को खाने वाले शेर उस तक सिर्फ 10 कैलोरी पहुंचेगी। कुदरत का यही सीधा सा हिसाब ये तय करता है कि फूड चेन्स ज्यादा लंबी क्यों नहीं हो सकती। और जीवन का ये जो ताना बाना है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर कुछ खास स्वीट स्पॉट्स हैं जहां जिंदगी सबसे ज्यादा घनी और विविध है। जमीन पर ये जगह हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और समुंदर में हैं कोरल रीफ्स, जिन्हें मजे की बात है समंदर का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे कीमती इकोसिस्टम है। तो इस कीमती खजाने को बचाने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला है इन सीटू, मतलब जानवरों और पौधों को उनके अपने घर में, जैसे कि नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरीज में ही बचाना। और दूसरा है एक्स सीटू, यानी जब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उन्हें उनके घर से बाहर निकालकर किसी सुरक्षित जगह जैसे जू या जीन बैंक में रखना। अब जाहिर है, जब समस्या पूरे प्लैनेट की है तो इसके समाधान के लिए भी पूरी दुनिया को साथ आना ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल चैलेंज पर दुनिया का रिस्पॉन्स कैसा रहा है। इन ग्लोबल कोशिशों का सफर कई दशक लंबा है। इसकी नींव 1992 के रियो अर्थ समिट में पड़ी, फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया और यह सिलसिला 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते तक पहुंचा। ये एक बहुत लंबा और चुनौतियों से भरा सफर रहा है और अब भी जारी है। यहाँ क्योटो और पेरिस के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक टॉप डाउन अप्रोच थी जिसने सिर्फ विकसित देशों पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्य थोप दिए। इसके ठीक उलट पेरिस एग्रीमेंट एक बॉटम अप अप्रोच लेकर आया, जिसने हर देश को अपने लक्ष्य खुद तय करने और उन्हें पूरा करने के लिए कहा। शायद इसी लचीलेपन की वजह से ही लगभग पूरी दुनिया एक साथ एक मंच पर आ पाई। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब दुनिया ने चाहा है तो बड़े काम हुए हैं। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका सबसे बड़ा और सबसे कामयाब उदाहरण है। जब दुनिया ने मिलकर ओजोन लेयर को बचाने का फैसला किया तो ये मिशन कामयाब हुआ। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर इरादा मजबूत हो तो ग्लोबल कॉपरेशन से बड़ी चुनौती से भी निपटा जा सकता है। चलिए अब ग्लोबल मंच से जरा नीचे जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इस पूरी लड़ाई में हमारा देश भारत अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। भारत में पर्यावरण को बचाने की जो कानूनी नींव है वो है 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। इसे अक्सर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन यानी छाता विधान भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये पानी, हवा और ध्वनि प्रदूषण जैसे कई अलग अलग कानूनों को अपनी एक छतरी के नीचे ले आता है। और भारत की संरक्षण रणनीति में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया काम करता है, वो है अम्ब्रेला स्पीशीज का संरक्षण। ये एक ऐसी प्रजाति होती है जिसे बचाने की कोशिश में उसके आसपास रहने वाली कई दूसरी प्रजातियां अपने आप ही बच जाती हैं, बिल्कुल एक छाते की तरह। बस छाते को बचाइए और उसके नीचे खड़ी हर चीज अपने आप सुरक्षित हो जाती है। और भारत की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर अम्ब्रेला स्पीशीज कौन सी है? वो है टाइगर।
दशकों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा ये है कि आज भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 2967 तक पहुंच गई है। ये वाकई में एक असाधारण कामयाबी की कहानी है। सोचिए, आज दुनिया के 70% जंगली बाघ हमारे देश भारत में रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे MSTRIPS जैसी हाईटेक मॉनिटरिंग तकनीक का भी हाथ है, और साथ ही देश भर में फैले 51 टाइगर रिजर्व्स के एक मजबूत नेटवर्क का भी। सच तो ये है कि एक बाघ को बचाकर हमने असल में पूरे के पूरे जंगल को ही बचा लिया है। तो इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला है? हमारा देश कितना हरा भरा है? चलिए अब जरा इसके रिपोर्ट कार्ड पर एक नजर डालते हैं। तो भारत का ये रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? देखिए, 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से देश का कुल ग्रीन कवर यानी जंगल और पेड़ पौधे मिलाकर कुल जमीन का 24.62% है। इसमें बड़ा हिस्सा यानी 21.71% घने जंगलों का है, जबकि बाकी का 2.91% जंगलों के बाहर लगे पेड़ों का है। इस रिपोर्ट की कुछ खास बातें काफी दिलचस्प हैं। अच्छी खबर यह है कि कुल ग्रीन कवर में बढ़ोतरी हुई है। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन एक चिंता की बात भी है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के घने जंगलों में कमी आई है, और ये वो इलाके हैं जो दुनिया के सबसे जरूरी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक माने जाते हैं। और आखिर में हम उस सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर आकर रुकते हैं। हम आर्थिक विकास और पर्यावरण के संरक्षण के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन हैं, या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? शायद इसी सवाल के जवाब पर हमारे ग्रह का भविष्य टिका है। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसा सफर जो हमें पृथ्वी पर जीवन के सबसे बुनियादी नियमों को समझने में मदद करेगा। ये वो नियम है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आप कह सकते हैं चलाते हैं। अब सुनने में ये तीनों बातें, मतलब कहाँ जंगल का एक बाघ, कहाँ मवेशियों की दवा और कहाँ हमारे हाथ का बिस्किट, ये बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए, बस कुछ ही मिनटों में इनके बीच का जो गहरा और सच कहूं तो चौंकाने वाला कनेक्शन है, वो एकदम साफ हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए कुछ बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। ये शब्द सुनने में तो बड़े आसान लगते हैं, पर असल में पूरी प्रकृति की कहानी इन्हीं पर टिकी हुई है। अच्छा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इनमें ना एक बहुत ही खूबसूरत सा फर्क है। सोचिए, अगर पर्यावरण एक स्टेज है, एक सेट, तो पारिस्थितिकी उस स्टेज पर चल रहा पूरा ड्रामा है। मतलब उस स्टेज पर जो भी हलचल हो रही है, जो भी एक्शन हो रहा है, वो है पारिस्थितिकी। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, आवास और कर्म क्षेत्र, यानी हैबिटेट और नीश। देखिए, आवास तो बस किसी जीव का एड्रेस है कि वो रहता कहाँ है, लेकिन उसका नीश, वो उसका प्रोफेशन है, उसका असली काम क्या है, उसका रोल क्या है उस पूरे सिस्टम में। और ये इतना यूनिक होता है कि कोई भी दो प्रजातियां एक ही जैसा काम, एक ही निश नहीं रख सकती। तो ठीक है, अब हमें स्टेज भी पता है और एक्टर्स भी। तो अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरे शो को चलाता है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ दो बहुत ही सिंपल लेकिन अटूट नियमों पर काम करता है। पहला नियम है ऊर्जा का। देखिए, इस धरती पर लगभग हर चीज के लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स तो सूरज ही है। और एक बार, बस एक बार, जब ये सोलर एनर्जी पौधों के जरिए फूड चेन में एंटर कर जाती है, तो इसका सफर एक वन वे स्ट्रीट बन जाता है। ये बस आगे ही बढ़ती है, कभी भी लौटकर वापस नहीं आती। और ये नंबर 10%, ये प्रकृति का सबसे सख्त बजट रूल है। इसका मतलब ये है कि जब कोई एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर लेवल पर 90% एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है। और यही वो वजह है कि जंगल में आपको हमेशा घास ज्यादा मिलेगी, उससे कम हिरण मिलेंगे और हिरणों से भी बहुत कम बाघ। इसीलिए तो जो शिकारी फूड चेन में सबसे ऊपर बैठे हैं, वो असल में सबसे ज्यादा नाजुक और असुरक्षित होते हैं। यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि अगर एनर्जी हर स्टेप पर खत्म हो रही है, तो फिर जीवन को बनाने वाला सामान यानी मैटर, वो क्यों नहीं खत्म हो जाता? वेल, इसका जवाब है रिसाइकलिंग।
ऊर्जा के उलट पदार्थ यानी कार्बन, नाइट्रोजन, पानी ये कभी खत्म नहीं होता। ये बस एक परफेक्ट साइकिल में घूमता रहता है। तो अब तक तो सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस सिस्टम जैसा लग रहा है ना? लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री होती है इंसानों की, और हमारे दखल से ये जो नाजुक संतुलन बना हुआ था वो बिगड़ने लगता है। एक उदाहरण लेते हैं, यूट्रिफिकेशन। सुनने में बड़ा भारी शब्द है, पर होता क्या है? जब हम खेतों में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर या शहरों का गंदा पानी किसी झील में डाल देते हैं तो हम उसमें ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भर देते हैं, और इससे एक जानलेवा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में काई की एक मोटी परत जम जाती है। नीचे के पौधों तक धूप नहीं पहुंचती, वो मर जाते हैं, और आखिर में पूरी की पूरी झील का दम घुट जाता है। और याद है वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था, मवेशियों की दवा वाला? यही उसका जवाब है। हुआ ये कि मवेशियों को एक दर्द की दवा दी जाती थी, डाइक्लोफिनेक। जब वो मवेशी मरते थे और गिद्ध उन्हें खाते थे तो ये दवा गिद्ध के शरीर में चली जाती थी, और उनके लिए ये जहर थी। इसी एक छोटी सी दवा ने भारत में गिद्धों की लगभग पूरी आबादी को खत्म कर दिया। ये इतिहास की सबसे बड़ी वन्य जीव त्रासदियों में से एक है। और अब आते हैं हमारी पहेली के तीसरे हिस्से पर, वो बिस्किट। उस बिस्किट में और हमारे घरों में रखी हजारों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन हो सकती है, पाम ऑयल। और इस पाम ऑयल की ज़बरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया जैसे देशों में बड़े पैमाने पर वर्षावनों को काटा जा रहा है। तो सोचिए, हमारे हाथ में रखा एक सस्ता सा बिस्किट हजारों मील दूर किसी ओरंगुटान के घर को तबाह कर सकता है। कनेक्शन कितना सीधा है। लेकिन कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है। इन सारी चुनौतियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। इस बिगड़ते हुए बैलेंस को ठीक करने के लिए हर लेवल पर एक लड़ाई लड़ी जा रही है, सरकारी योजनाओं से लेकर लोगों की अपनी कोशिशों तक। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है प्रोजेक्ट टाइगर। ये एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी है। जरा सोचिए, 2006 में हमारे पास सिर्फ 1411 बाघ थे, और आज ये संख्या 3000 से भी ज्यादा है, 2 गुने से भी ज्यादा, बस कुछ ही सालों में। आज दुनिया के 75% से ज्यादा जंगली बाघ भारत में रहते हैं। तो ये हुआ कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया काम करता है, जिसे कहते हैं अम्ब्रेला स्पीशीज। मतलब आप एक बड़ी करिश्माई प्रजाति को बचाने पर फोकस करते हैं, जैसे कि बाघ। और जब आप बाघ को बचाने के लिए उसके जंगल को बचाते हैं तो उसकी छतरी के नीचे यानी उसके इकोसिस्टम में रहने वाले हजारों दूसरे जीव जंतु, हिरण, पेड़, नदियां सब अपने आप बच जाते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ सरकार की नहीं है। सच तो ये है कि भारत में पर्यावरण को बचाने की असली ताकत हमेशा से आम लोगों के हाथ में रही है, चाहे वो पुराने जमाने के देववन हो जिन्हें लोग आस्था के नाम पर बचाते थे, या फिर चिपको आंदोलन जहां गांव की महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गईं। ये लोगों की ताकत ही है जो बदलाव लाती है। और ये सब हमें लाकर खड़ा करता है आज की सबसे बड़ी चुनौती पर, सबसे मुश्किल सवाल पर, कि हम ये कैसे पक्का करें कि जो नियम कानून कागज पर इतने अच्छे लगते हैं वो जमीन पर भी उतने ही असरदार हों। देखिए, थ्योरी में तो हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है। इसका नाम है EIA, यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका काम एक सेफ्टी चेक की तरह है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे कोई फैक्ट्री या बांध, शुरू होने से पहले EIA ये देखता है कि उससे पर्यावरण को कितना नुकसान हो सकता है, ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन यहीं पर एक पेंच है, एक बहुत ही विवादित प्रस्ताव है जिसे कहते हैं पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। अब ये क्या है? ये कहता है कि अगर किसी ने बिना इजाजत के गैर कानूनी तरीके से कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और नुकसान पहुंचाना शुरू भी कर दिया, तो भी वो बाद में आकर क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब पहले नियम तोड़ो, फिर परमिशन मांगो। तो ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ देता है कि जब सिस्टम में ही इस तरह की चुनौतियां हैं, जब नियमों को ही मोड़ने के रास्ते मौजूद हैं, तो फिर हमारे इस साझे पर्यावरण को बचाने की असली जवाबदेही किसकी है? कॉर्पोरेशन की, सरकार की, या फिर एक नागरिक के तौर पर हमारी धरती की सेहत? हम इसकी एक हेल्थ जांच करेंगे, ये समझने के लिए कि इसे पर्यावरण का कौन सा बुखार चढ़ा है, उसके लक्षण क्या हैं और इसके इलाज के लिए दुनिया भर में क्या कोशिशें हो रही हैं। तो सोचिए, अगर हमारी धरती को सच में बुखार हो तो? ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यह जलवायु परिवर्तन को समझने का शायद सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है। तो चलिए थर्मोमीटर लगाते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या कहती है।
ठीक है, तो डायग्नोसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि इस बुखार की असली जड़ क्या है, और ये सब जुड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के पीछे की साइंस से। देखिए, इसे ऐसे समझिए, हमारी धरती के चारों ओर गैसों का एक अदृश्य कंबल है। ये जरूरी है क्योंकि यही सूरज की गर्मी को रोककर धरती को रहने लायक बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमारी गतिविधियों की वजह से ये जरूरी कंबल खतरनाक रूप से मोटा होता चला गया। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये कंबल कितना मोटा हो गया है। औद्योगिक क्रांति से पहले CO2 का लेवल था 278 पार्ट्स पर मिलियन। आज ये 415 को भी पार कर चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे ग्रह के बढ़ते तापमान का सीधा सबूत है। तो ये जो बढ़ता तापमान है, इसका असर सिर्फ हवा पर नहीं पड़ रहा, इसका असर पड़ रहा है जमीन पर मौजूद जीवन के उस बेहद नाजुक चाल पर, जो हम सबको जिंदा रखता है। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये जो फूड चेन हम देखते हैं ना, ये एक बहुत जरूरी नियम पर चलती है। ऊर्जा का बहाव हमेशा एक तरफा होता है, सूरज से पौधों तक और फिर जानवरों तक। लेकिन हर एक कदम पर एक भारी टैक्स लगता है, मतलब ज्यादातर ऊर्जा खो जाती है। और यही बात इस पूरे सिस्टम को बहुत नाजुक बना देती है। और यहीं पर आता है लिंडमैन का मशहूर 10% रूल। मान लीजिए घास में 1000 कैलोरीज हैं, तो उसे खाने वाली बकरी को सिर्फ 100 कैलोरीज मिलेंगी, और उस बकरी को खाने वाले शेर तक सिर्फ 10 कैलोरीज पहुंचेंगी। बाकी 90% ऊर्जा हर लेवल पर गर्मी के रूप में खत्म हो जाती है। यही वजह है कि फूड चेन्स बहुत लंबी नहीं हो पाती। तो सवाल ये है कि इस नाजुक जाल को हम बचाते कैसे हैं? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है इन सीटू, मतलब किसी प्रजाति को उसके अपने ही घर में, अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, बिल्कुल किसी किले की तरह। और दूसरा है एक्स सीटू, यानी जब किसी का घर ही खतरे में हो तो उसे बाहर निकालकर एक तरह की जेनेटिक लाइफ बोट में बचाना, जैसे कि जू या जीन बैंक। तो जब दुनिया को ये समझ आया कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो सबने मिलकर कदम उठाना शुरू किया। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि जैसे धरती की सेहत के लिए दुनिया भर के डॉक्टर एक साथ बैठकर सलाह मशवरा कर रहे हों। इस सफर में कुछ बहुत बड़े माइलस्टोन्स रहे हैं। 1992 का रियो अर्थ समिट, जिसने पहली बार दुनिया को इस मुद्दे पर एक साथ लाया। फिर 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 का ऐतिहासिक पेरिस समझौता। और यहाँ रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्योटो प्रोटोकॉल एक टॉप डाउन अप्रोच था, जहां सिर्फ अमीर देशों पर कानूनी तौर पर लक्ष्य थोपे गए। लेकिन पेरिस समझौते ने बॉटम अप रास्ता अपनाया, जहां हर देश ने खुद अपनी मर्जी से अपने लक्ष्य तय किए। और शायद इसी वजह से लगभग पूरी दुनिया इस पर राजी हो सकी। लेकिन देखिए, इन सब जटिल बातचीत के बीच एक ऐसी सक्सेस स्टोरी भी है जो उम्मीद जगाती है, और वो है ओजोन परत के छेद को भरने की कहानी। इसने साबित किया कि जब दुनिया सच में एक साथ आ जाए तो बड़े से बड़े पर्यावरण संकट को भी हल किया जा सकता है। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। साइंस ने प्रॉब्लम बताई और सिर्फ 2 साल के अंदर पूरी दुनिया ने मिलकर एक संधि पर दस्तखत किए और उसे लागू भी कर दिया। इसने दिखा दिया कि एकजुट होकर हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए अब ग्लोबल सीन से जूम इन करते हैं इंडिया पर और देखते हैं कि कंजर्वेशन के इन प्रिंसिपल्स को यहाँ जमीन पर कैसे उतारा गया है। और भारत की संरक्षण की कहानी प्रोजेक्ट टाइगर के बिना अधूरी है। ये जो नंबर है ना, 2967, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया की 70% टाइगर आबादी है जो आज भारत में है, और ये दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। प्रोजेक्ट टाइगर इतना कामयाब क्यों हुआ? इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है जिसे अम्ब्रेला स्पीशीज कहते हैं। इसका मतलब है, जब आप बाघ को बचाते हैं तो आपको उसके पूरे घर को, यानी पूरे जंगल को, उसके शिकार को और उस जंगल में रहने वाले हर जीव जंतु को बचाना पड़ता है। मतलब एक को बचाओ तो सब बच जाते हैं। और हाँ, इन कोशिशों के पीछे एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा भी है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर 1986 के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तक, जिससे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं, भारत ने प्रकृति की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी किला तैयार किया है। और ये जो नेटवर्क है जमीन पर, ये कितना बड़ा है वो इस टेबल में साफ दिखता है। 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स, 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और 51 टाइगर रिजर्व्स, ये कॉन्जर्वेशन के प्रति एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दिखाता है।
तो इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें एक तरह का रिपोर्ट कार्ड देती है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं। पहली नज़र में तो तस्वीर काफ़ी अच्छी लगती है। भारत का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 24.62% आज जंगलों और पेड़ों से ढका है, और अच्छी बात यह है कि ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये जो हरियाली बढ़ी है, इसका लगभग 90% हिस्सा हमारे पारंपरिक जंगलों के बाहर लगे पेड़ों से आया है, जैसे कि खेतों में या शहरों में। जो हमारे असली घने जंगल हैं, उनकी बढ़ोतरी की रफ्तार काफी धीमी है। और ये जो तरक्की है, ये पूरे देश में एक जैसी नहीं है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी राज्य, जहां भारत के सबसे घने और पुराने जंगल हैं, वहां असल में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और यहीं पर आके हम सब उस सबसे बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ आर्थिक विकास की जरूरत है और दूसरी तरफ अपने ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।